सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ महक परवान एंड वेलकम टू सोशियो विद महक। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 4 जो कि ये है कि औद्योगिकरण का युग, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरह से इंग्लैंड में हुए औद्योगिकरण से भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा और मज़दूरों की क्या क्या स्थितियाँ थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं। तो जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। यानी औद्योगिकरण का युग एक ऐसा आरंभ होता है जहां हाथ से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करके, या माना जाए कि हाथ से बनी हुई वस्तुओं को कम कर उसका यूज कम करके मशीनों से बनी हुई वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करना। अगला है कि इसमें खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है, जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। यानी आपके एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ सकता है कि औद्योगिकरण युग को कब से कब तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कि 1760 से लेकर 1840 तक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं। तो यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। यानी यूरोप में जो औद्योगिकरण का आरंभ हुआ था, उससे भी पहले वस्तुओं का निर्माण किया जाता था हाथों से या मशीनों से, तो उसे पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में कि यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांवों में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। यानी जो गांव में रहने वाले किसान मजदूर वगैरह होते थे, वो जो काम करते थे, वो जो सामानों का निर्माण करते थे, उनको बेचने के लिए, उनका व्यापार करने के लिए वो लोग शहर में जाते थे। सो नेक्स्ट है कि आदि औद्योगिकरण। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। यह बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। अब क्या है कि आपके बुक में एक ये फिगर दिया हुआ है जिसमें टर्न ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया है, जिसको ये दर्शाया जाता है कि जब से औद्योगिकरण का आरंभ हुआ था, उसको एक गॉडेस के माध्यम से, एक देवी के माध्यम से दिखाया गया है कि ये देवी हमारे देश को आगे लेकर के जा रही हैं औद्योगिकरण के क्षेत्र में, जिसमें कि कहीं पावर लूम है तो कहीं, तो इन सब मशीनों का जब निर्माण होना आरंभ हो गया था, तो उसको एक क्रांति लाने के लिए इस फिगर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि व्यापारियों का गांवों पर ध्यान देने का कारण। यानी जो व्यापारी थे वो आखिर गांवों में ही क्यों आते थे। तो शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था। गाँवों में एक गिल्ड्स होते थे जो कि शिल्पकार और बुनकरों का एक संगठन होता था। वो गाँव में मज़दूरों को काम करने से रोकते थे। इसलिए मज़दूर ये सोचते थे कि जो शहर से व्यापारी आ रहे हैं, अगर हम उनके साथ जा कर के शहर में काम करेंगे तो हमें काम भी मिल जाएगा और हम वापस काम करके घर आकर अपना खेती वगैरह भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट है कि इसलिए वे गाँवों की ओर मुख करना पसंद करते थे। अब है कि स्टेपलर किसे कहते थे। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या छांटता है। नेक्स्ट है कि फुलर किसे कहते हैं। फुलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फुल यानी कि चुनटों के सहारे कपड़े को समेटता है। कि कारखानों की शुरुआत
कैसे हुई थी? तो सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुए। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। यानी इंग्लैंड में जो सबसे पहले और सबसे अधिक जो उद्योग बनाए गए थे वो कपास का ही था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड्स का कपास इंपोर्ट होता था और ये इंपोर्ट क्या हो गया कि 1787 तक बढ़ करके 22 मिलियन पाउंड्स हो गई। अब है कि इन कारखानों से क्या लाभ होते थे? तो प्रॉफिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कारखानों के खुलने से कई फायदे हुए। श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ गई। अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पाद बनने लगे। औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुई। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया। नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण परिवर्तन की रफ्तार। यानी औद्योगिकरण हो रहे थे तो उससे क्या क्या परिवर्तन हुए और कितनी तेज़ी से परिवर्तन हुए, इसके बारे में देखते हैं। कि औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था। कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा व स्टील उद्योग में बदलाव काफ़ी तेज़ी से हुए और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। यानी ब्रिटेन में जो सबसे ज़्यादा उद्योग थे वो कपास और लोहा इस्पात के थे। तो औद्योगिकरण के पहले दौर में 1840 के दशक तक सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्र था। जो सूती कपड़ा उद्योग था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। तो रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ और उपनिवेशों में यह 1860 के दशक में हुआ। यानी जो इंग्लैंड है वहाँ पर 1840 में रेल का प्रसार किया गया, लेकिन जो यूरोप वगैरह हैं यहाँ जिनको उपनिवेश भी बोला जाता है, यहाँ पर 1860 के दशक में रेल प्रसार हुआ। 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई। यह सूती कपड़े के निर्यात का 2 गुना था। लेकिन औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा था। 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित था। इससे यह पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को विस्थापित नहीं कर पाए थे। यानी जो नए नए उद्योग आए थे वहाँ पर मजदूर बहुत कम मात्रा में काम करते थे, क्योंकि उन्हें उतनी मजदूरी नहीं मिलती थी जितनी कि उन्हें खेतों में काम करके या अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण करके मिलता था। तो इसलिए एक तो मजदूर भी कम थे और तकनीकी भी महंगी होती थी। तो कारखानों में इतना बढ़ोतरी नहीं हो पाई। तो इसलिए पारंपरिक उद्योग से ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। अब है कि आखिर वाई कुड नॉट द न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट रिप्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। यानी जो नए उद्योगपति थे आखिर उन्होंने परंपरागत उद्योगों को हटा करके अपनी इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं खड़ा कर पाए। तो ये है कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था। प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी। उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग में पूरा होता था। नेक्स्ट है कि हाथ हाथ का श्रम और वास्प शक्ति, जिसे हैंड लेबर एंड पेपर पावर कहते हैं। तो उस ज़माने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं होती थी, इसलिए श्रमिकों की किल्लत या अधिक पारिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। यानी उस समय जो मज़दूर वगैरह होते थे वो काफ़ी भारी मात्रा में होते थे, भारी संख्या में होते थे। तो व्यापारी उन्हें ज़्यादा जल्दी काम देते थे जो कम मज़दूरी मांगते थे। तो इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना ही बेहतर समझा जाता था। मशीन से बनी चीज़ें एक ही जैसी होती थीं। वे हाथ से बनी चीज़ों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीज़ों को अधिक पसंद करते थे। यानी जो मज़दूरों के द्वारा हाथ से बनाई गई चीज़ें होती थी उनको उच्च वर्ग के लोग जो साहू महाजन होते हैं उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी। उन्हें मशीनों द्वारा कारखानों में बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना उचित नहीं समझते थे।
अब है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे? ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी। कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से कम काम करवाना अच्छा समझते थे। कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों अब है कि बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की मांग रहती थी जो हस्त कौशल पर निर्भर थी। यानी बाजार में केवल उन्हीं वस्तुओं का डिमांड किया जाता था जो कि हाथ से बनी हुई हैं। नेक्स्ट है कि मजदूरों की ज़िंदगी क्या थी? तो कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था। श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरियों की भारी कमी थी। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। यानी जो मजदूर होते थे उन्हें मौसमी मजदूरी भी मिलती थी। जैसे अगर कोई क्रिसमस का त्यौहार है तो उस समय उन्हें बहुत काम मिलता था। नेक्स्ट है कि मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी थी, इसलिए गरीबी थी। यानी जो मजदूरों की आय होती थी वो उनके सोचे हुए गणना से बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि जो व्यापारी होते थे, जो कारखाने के मालिक होते थे, वो उन्हें उतने मूल्य नहीं देते थे जितने कि वो हकदार थे। इसलिए उन्हें कम पैसों में ही काम करना पड़ता था। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन कीप लर्निंग।